हेलो एवरीबॉडी, टुडे इज़ 15 अगस्त और हम स्पेशल इंटरव्यू लेके आए हैं अभिनव फार्मर्स के साथ में। वो अभिनव फार्म क्लब चला रहे हैं, उनके साथ 1,56,000 फार्मर्स जुड़े हुए हैं। सो वी आर टॉकिंग टू वन ऑफ द डायरेक्टर्स, मिस्टर प्रमोद। हाउ आर यू टुडे? आई एम फाइन। ओके, सो आपने कैसे अपनी जर्नी शुरू की? आपके पिताजी के साथ में आपने कैसे निर्णय लिया कि आप भी फार्मर बनेंगे जबकि आपने इंजीनियरिंग की हुई है? हाँ, तो अभी कैसा है कि पापा पहले से फार्मिंग करते थे। तो पापा ने जब हाईटेक फार्मिंग शुरू की तो हम भी उनके साथ जुड़े। तो हमने भी बचपन से फार्मिंग करना स्टार्ट किया, लेकिन पापा ने कभी भी मतलब जो फार्मिंग के हार्ड काम थे वो कभी नहीं दिए, ताकि इजी काम दिए ताकि हमारा इंटरेस्ट बढ़ सके फार्मिंग में। हमारा जैसे इंटरेस्ट बढ़ा तो हमें लगा कि हाँ, हम भी फार्मिंग कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली अभी इंडिया में क्या हो रहा है ना कि जो फार्मर के लड़के फार्मर ही बोल रहा है कि आप फार्मिंग मत करो, क्योंकि हमें तो कुछ अभी तक प्रॉफिट मिला नहीं, आपको भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा ऐसा था कि पापा ने पूरा हाईटेक फार्मिंग किया, तो उनको पता था कि फ्यूचर जो रहेगा वो फार्मिंग का ही रहेगा, और अगर न्यू जनरेशन फार्मिंग में आएगा तो वो बहुत बड़ा काम कर सकती है। तो बचपन से फिर मैंने और मेरे बहन ने, मेरी बड़ी बहन है, तो हम दोनों ने फार्मिंग में काम करना शुरू किया। तो बड़ी बहन तो क्या है कि उसको बीएससी एग्रीकल्चर की उसने, वो बोली फार्म का पूरा मैनेजमेंट मैं देखूंगी। तो हम बोले ठीक है, आप पूरा मैनेजमेंट देख लो। और जब क्या हुआ ना, पापा का थोड़ा नाम हुआ, पेपर में वगैरह स्टोरी आई, टीवी पे उनका इंटरव्यू दिखाया, तो पापा का मोस्टली टाइम फार्मर के लिए ज़्यादा था। तो फार्म की तरफ उनका थोड़ा सा मतलब जो बोलते हैं ना, काम कम हो गया। तो जो कुछ काम था वो माँ और बहन के ऊपर आया था। तो जो हार्ड काम था जिसमें हमें लेबर की ज़रूरत थी, अभी कैसा है फार्मिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लेबर का। तो हम आए इसलिए, क्या हुआ था ना कि लेबर का प्रॉब्लम था, इसलिए हम आए ताकि जो कुछ काम बचा रहे वो हम कर सके। तो हमने जब काम करना शुरू किया तो हमें ऐसा लगा कि हाँ, लेबर का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हम जो हर काम थे वो कर नहीं सकते थे। माँ या फिर जो माँ थी वो इजी इजी काम कर सकते थे, लेकिन अगर किसी जगह में खुदाई करनी होगी या फिर पानी का मोटर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए फिर लेबर या कुछ अलग आदमी लगते थे। इसलिए फिर हमने सोचा कि नहीं, इसके लिए हम ही कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो उधर से जर्नी स्टार्ट हुआ। हमने बोला नहीं, अभी क्या है कि हमें फार्मर के लिए काम करना है, क्योंकि हमने अपने पापा को देखा था कि जिस मतलब जिनका एजुकेशन 10th तक उनका एजुकेशन था, लेकिन फिर भी अभी उनको मिलने के लिए लोग आते या फिर उनका अपॉइंटमेंट लेके लोग आ रहे। तो ये हमने देखा था, तो हमने वही सोचा था कि नहीं, हमें दूसरा कोई जो हमारा जो फ्यूचर है उसमें हमें अलग कुछ करना नहीं है, हमें फार्मर के लिए काम करना है। तो उधर से ये उम्मीद आई कि हमें फार्मर के लिए काम करना है। फिर मुझे मशीनरी वगैरह में इंटरेस्ट था, तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन मैं उससे पहले ही मैंने सोच लिया था कि मैं लेबर प्रॉब्लम जो आएगा उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालूंगा। तो उधर से मेरा थोड़ा जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर उस टाइप से अभी पूरा चल रहा है काम हमारा अभिनव फार्मर्स क्लब का। और कौन सी प्रॉब्लम्स है अभी जो फार्मिंग में आ रही हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही हैं? अभी फार्मिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेबर तो है ही, और मार्केटिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक किसान किसान प्रोडक्शन बहुत अच्छा करता है लेकिन खुद बेच नहीं रहा है, मतलब हम दलाल जो आ रहे हैं बीच में वही बेच रहे हैं, और जो ऊपर का पूरा प्रॉफिट है वो वही ले जा रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, इसके लिए तो कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हमने डायरेक्ट मार्केटिंग का सोल्यूशन निकाला, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया का यही है कि हम जो फार्मर है वो खुद बेचने जा ही नहीं रहा। वो क्या बोल रहा है कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन करूंगा, आप बेच लो। मतलब वो आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं। उसका ऐसा है कि मैं पीछे ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए, मैं प्रोडक्शन आपको कितना चाहिए उतना दूंगा, लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग आप ही करो। और क्या है ना, जो बीच के लोग रहते हैं ना, उनको प्रोडक्शन का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, तो वो कस्टमर को भी दे नहीं सकते। तो कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ये कहाँ से आ रहा है, कैसा मतलब कैसे उसने प्रोडक्ट किया हुआ है। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि नहीं, फार्मर टू कंज्यूमर, ये कंसेप्ट हम। और कौन सा प्रॉब्लम आपको लग रहा है अभी बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको हमें देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए? अभी लेबर का प्रॉब्लम तो है ही, और एक एक प्रॉब्लम है हमारा मार्केटिंग का, कि जो हमारे फार्मर है वो डायरेक्ट सेल नहीं कर रहे, मतलब बीच में कोई दलाल वगैरह या फिर किसी के भी थ्रू वो बेचना चाह रहे हैं, मतलब खुद ही मार्केटिंग नहीं कर रहे अपने प्रोडक्ट का। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। मगर हम अगर कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हम निकालेंगे, फिर भी अगर उसका मार्केटिंग अच्छे से नहीं हुआ तो उस प्रोडक्ट का कोई कीमत ही नहीं रहता है। तो इसलिए ये दो मोस्ट प्रॉब्लम है। तो हमने दोनों के लिए सोल्यूशन निकाला। मोस्टली लेबर के लिए तो हम क्या कर रहे हैं ना, अभी जो न्यू जनरेशन या यूथ है हमारा,
उनको इस फार्मिंग में ला रहे, ताकि हमारा जो थिंकिंग रहता है वो थोड़ा स्मार्ट वर्क करने का रहता है, कि हमारा अलग जितना काम हम पहले कर सकते थे तो उससे भी ज़्यादा काम हम कम से कम टाइम में कैसे कर सके, उसके लिए अब हम काम कर रहे हैं। और जो मार्केटिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि हमारे फार्मर आते हैं उनको बोलते हैं कि आप डायरेक्ट मार्केटिंग करना शुरू करो। ऐसे ह्यूमन थ्रू हम पूरा पैकेजिंग वगैरह ग्रेडिंग करते और उसको डायरेक्ट सेल कर रहे हैं अभी पूरा हम पुणे में वगैरह में। तो अब तक कितने शेतकरी या किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं? अभी हमारा जो लेबर प्रॉब्लम के लिए हम जो काम करें उसके लिए अभी मेरे साथ 2,500-3 हज़ार लड़के जुड़े हुए, जो अपने एरिया में खुद बिजनेसमैन है। अपने हिसाब से जो इक्विपमेंट हम तैयार करते हैं वो उनके एरिया में सेल कर रहे हैं अभी। और हमारे साथ जो फार्मर जुड़े हुए जो हमारे इक्विपमेंट का पूरा जो फ़ायदा ले रहे हैं, अभी 1,56,000 हमारे फार्मर है जो पूरे जितने हमने इक्विपमेंट निकाले उसका सब वो लाभ ले रहे। अच्छा, आपके वर्कशॉप के बारे में बताइए। अभी क्या है ना, हमारा वर्कशॉप बोलते हमारा फार्म ही है, क्योंकि हमारा काम मेन रहता है कि हम अपने हिसाब से डिज़ाइन वगैरह करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हम करवा के लेते। क्योंकि मोस्टली क्या रहता है ना कि डिज़ाइन वगैरह हमारा इसलिए रहता है क्योंकि प्रैक्टिकली हम काम करते तो हमें पता है कि फार्मिंग में कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से फिर हम उस टाइप से हम डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं और फिर मैन्युफैक्चरिंग हम करवा के लेते फार्म के ऊपर। ओके, महिलाएं कितनी अब तक आई हैं आपके वर्कशॉप में और कितनों ने अटेंड किया है और अभी क्या रेशियो है? अभी जो हमारा फार्मिंग का रेशियो 40% महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। मोस्टली जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है वो पूरा मार्केटिंग का काम देख रही है, क्योंकि मार्केटिंग में ऐसे ह्यूमन का अगर हमें सपोर्ट रहेगा तो बेस्ट मार्केटिंग हो सकता है, क्योंकि एक महिला के किचन में एक महिला ही जा सकती है, इसलिए ऐसे ह्यूमन का हमने इसमें पूरा इस्तेमाल किया हुआ है। तो अभी जो मोस्टली न्यू जो आ रही है ना, अभी क्या है कोविड के टाइम से बहुत महिलाएं सोच रही है कि हमें इसमें काम करना चाहिए, क्योंकि खुद की फार्मिंग है। अभी हम हाउस वाइफ ही घर पे बैठे रहते हैं तो हम क्यों फार्मिंग नहीं कर सकते। तो अभी 23,000 हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई है इसमें अभिनव फार्मर्स क्लब में। उसमें से जो पूरी महिलाएं है मोस्टली SHG मतलब जो मार्केटिंग के लिए हमें सपोर्ट कर रही है, और बाकी जो महिलाएं ये पूरा खुद का फार्म डेवलप करके मार्केटिंग देख रही है। अच्छा, ओके। और आपकी मार्केटिंग किस तरह मीन्स आप किसान को सिखाते हो? तो अभी हमारा कैसा रहता है ना, फार्म के ऊपर ही हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, उसमें हम पूरा ट्रेनिंग का भी मतलब प्रोडक्शन का भी नॉलेज देते हैं और मार्केटिंग का भी। तो मोस्टली कैसा रहता है मार्केटिंग में आपको कस्टमर सर्वे कैसा करना है, उसके अलावा आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है। अभी हमारा जो पूरा मार्केटिंग का सिस्टम है वो पूरा ऐप के थ्रू चलता है काम। प्री ऑर्डर आता है, क्योंकि हम कुछ भी माल जो रहता है एक्स्ट्रा कुछ भी उगाते नहीं, जितना हमारे पास ऑर्डर रहेगा उतना ही हम ग्रो कर रहे हैं और उतना ही सेल कर रहे हैं। तो बीच में जो हमारा लॉस वगैरह होता था वो पूरा कम हो गया। तो पूरा ऐप के ऊपर मार्केटिंग है, पूरा एडवांस पेमेंट है। तो अभी बहुत चीज़ें बदल रही है फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मार्केटिंग में बेस्ट सिस्टम अभी हम ला रहे हैं। आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। अभी मैंने जैसे बोला था कि हमें लेबर का प्रॉब्लम आ रहा था, एक तो मिट्टी की खुदाई करने में, या फिर मिट्टी का जो आपको पूरे रोटर वगैरह घुमाना पड़ता है, उसके लिए हम बड़ा ट्रैक्टर यूज़ करते थे। उसके लिए हमने छोटा ट्रैक्टर निकाला, ताकि हमारे घर की लेडीज़ हो या फिर 10-20 साल का बच्चा हो वो भी इजीली चला सके। इसके लिए ज़्यादा स्किल की वगैरह ज़रूरत नहीं है, तो हमने छोटा पावर टिलर बनाया हुआ है 7.5 HP का। 42,000 उसका प्राइस है। अभी इतने कम प्राइस में किधर भी आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा हमने छोटे छोटे पोर्टेबल स्प्रे पम्प बनाए, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आपको करनी है तो पेस्टिसाइड आपको बाहर से किधर से लेके नहीं आना है, और हेवी मशीनरी भी आपको यूज़ नहीं करनी, क्योंकि हमारा इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट है। 1 एकड़ में हम पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा इक्विपमेंट बड़े की ज़रूरत नहीं है, ताकि उनका मेंटेनेंस रहे, ये रहे वो रहे। तो इससे अच्छा है कि आप स्मॉल इक्विपमेंट यूज़ कर सके, ताकि वो आप खुद यूज़ कर सके। नहीं तो इक्विपमेंट इंडिया में बहुत है, लेकिन यूज़ करने के लिए अलग आदमी लगता है। तो हमने यही चीज़ें ध्यान में रखी कि नहीं, इक्विपमेंट कौन सा भी हो हमें खुद को यूज़ करते आना चाहिए। इसलिए फिर पावर टिलर हमने निकाला छोटा, पोर्टेबल पंप भी छोटा निकाला, ताकि आप इजीली किधर भी लेके जा सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। उसके अलावा हमने ऑटोमेशन का सिस्टम निकाला,
ताकि क्या है ना कि अभी पानी देने के लिए भी एक लेबर लगता है, तो लेबर के मूड के हिसाब से वो पानी देते हैं। आज अगर उसको गुस्सा है तो ज़्यादा देगा, कल अगर गुस्सा नहीं खुश है तो कम देगा। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि नहीं, ऑटोमेशन करेंगे ताकि प्लांट को जितना पानी चाहिए उतना ही मिलेगा, प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, मिट्टी भी अच्छी रहेगी। तो ऑटोमेशन का सिस्टम निकाला, बहुत कंपनियों का 1.5 लाख 2 लाख का ऑटोमेशन था, हमने 35,000 में निकाला। ताकि क्या है ना कि हम किसान के बच्चे, तो हमें पता है क्या किसान के पास कितने पैसे रहते हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें है। तो हमने चीज़ें ऐसी निकाली कि जिसकी ज़रूरत है वही निकालो, ताकि ज़्यादा कुछ फीचर्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतनी निकालो। तो 35,000 में आपको पूरा ऑटोमेशन मिल जाएगा 1 एकड़ फार्मिंग का। उसके अलावा हमने हाइड्रोपोनिक फॉडर तैयार किया हुआ है। हाइड्रोपोनिक फॉडर मोस्टली हम गाय के लिए करते हैं, गाय के चारे के लिए, जो ग्रीन फॉडर हम देते हैं गाय के लिए, काऊ के लिए, तो उसके लिए हमने निकाला है। ताकि क्या है ना, हमारे 1 एकड़ इंटीग्रेटेड फार्मिंग में सबसे मेन चीज़ है हमारी गाय। तो गाय आपको लेनी है तो उसके लिए फॉडर भी चाहिए। अगर आप बाहर से किधर से भी फॉडर लाओगे तो वो केमिकल का रहेगा, फॉडर भी अच्छा नहीं रहेगा। तो उसको अगर अच्छे से आपको संभालना है, दूध की क्वालिटी अगर आपको अच्छी चाहिए, तो हाइड्रोपोनिक फॉडर हमने किया। वो भी सिर्फ पानी के ऊपर तैयार होता है। उसमें हम कॉर्न का सीड्स डालते हैं। 1 वीक में 1 kg कॉर्न का 7 kg तक हो जाता है, और उसमें प्रोटीन फाइबर 19% रहता है, 19%। इतना प्रोटीन फाइबर दूसरे कोई भी चीज़ों में नहीं है। और गाय का हेल्थ भी बहुत अच्छा रह रहा है, दूध का आपका फैट भी आपको अच्छे से मिलता है। इसकी वजह से हमने हाइड्रोपोनिक का निकाला। क्योंकि क्या है, मैंने जब मेरा स्टार्टिंग किया था तब एजुकेशन का पूरा खर्चा मैंने एक गाय के ऊपर किया। क्योंकि मैंने जब सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग करना है तो पापा ने एक गाय ला के दी। तो एक गाय का दूध निकालने से उसका पूरा सेलिंग वगैरह सब में ही करता था। तो एक गाय मोस्टली 8-10 लीटर दूध देती है। 2 लीटर भी आपने घर पे रखा तो 8 लीटर भी आपने बेचा। अभी तो 100 रुपये का लीटर का रेट है, लेकिन पहले मुझे 70 रुपीज़ मिलता था। तो कॉलेज जाते टाइम 1 बैग दूध का और 1 बैग कॉलेज का ऐसे में लेके जाता था। जो हमारे कस्टमर थे उनको देता था, और ये आते टाइम 500 रुपये मुझे मिल जाता था दूध में से, पूरा खर्चा जाकर मेरा। अभी 500 रुपये बोले तो 15,000 रुपीज़। अभी हमारे यहाँ इंडिया में जो इंजीनियर है, फ्रेश इंजीनियर, उनका जो सैलरी रहता है वो 12 या 15,000 रहता है दिन भर काम करके। मुझे वो सिर्फ सुबह 10 मिनट और रात 10 मिनट काम करके मुझे उतना मिल रहा था। आज की तारीख में आपके पास कितना लाइव स्टॉक है? अभी कैसा है, मोस्टली हमारे पास जो स्टॉक रहते हैं ना, वो 5 इक्विपमेंट रहते हैं हमारे पास बने हुए। ताकि क्या है ना कि फार्मर की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बनाते। कुछ फार्मर का क्या रहता है ना, मिट्टी सभी तरफ अलग अलग रहता है, हमारे जैसी मिट्टी सभी तरफ नहीं, तो उस हिसाब से फिर हम थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह करके उनके लिए रखते। तो 5-10 हमारे पास बने हुए रहते, फार्म के ऊपर ही रहते। तो जिस हिसाब से फार्मर यहाँ देखने के लिए आते तो उधर के उधर ही हम पूरा सेल कर रहे। तो मोस्टली क्योंकि हमारा क्या है ना, मोस्टली जो हमारे इक्विपमेंट रहते हैं वो हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा सेलिंग करे वगैरह। हमारा मोस्टली रहता है कि न्यू आइडिया हम निकाले ताकि उसका पूरा बेनिफिट फार्मर को, प्रॉफिट वगैरह ये अलग रहता है हमारा। क्योंकि हमारे इसमें कितने भी प्रोडक्ट हम निकालेंगे उसका मेन यही चीज़ है कि वो फार्मर के लिए अच्छा हो, मेंटेनेंस कम हो, ताकि एक बार फार्मर ने लिया वापस हमारे पास नहीं आना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम ना हो। इसलिए इस प्रकार से हम इक्विपमेंट पूरा बना रहे। आप जो मशीनरी फार्मर्स को दिखा रहे हैं कि यूज़ करने के लिए बता रहे हैं, तो अगर 5 फार्मर्स हैं और वो मशीनरी आपकी ले रहा है, तो 5 लेबरर की जगह पे कितने लेबरर उनको चल जाएंगे और कितना बचत होगा उनका? हाँ, अभी देखिए मैं जो पावर टिलर की बात कर रहा हूँ, तो हमें पहले 1 एकड़ के बेड वगैरह बनाने के लिए हमें 20,000 खर्चा आ रहा था, और उसके लिए कम से कम 1 महीने तक आपको 4 लेबर लगते थे। अभी वो काम एक ही लेबर करेगा पावर टिलर के साथ, और 2,000 रुपये के पेट्रोल में करे। तो 20,000 आपको देना था और 4 लेबर लगते थे, और 1 वीक का टाइम लगता था। इसमें आपका 10,000 स्क्वायर फीट का जमीन आपका 3 घंटे में 2 लीटर पेट्रोल में आपका हो जाएगा। तो इतनी बचत हो रही है, और अपने हिसाब से काम होगा। एक्चुअली क्या है, लेबर का उनके हिसाब से रहता है। मतलब आपने कितना भी बोला कि मुझे 2 फीट का बेड चाहिए, अब ह्यूमन एरर तो आते ही है, तो वो 2 फीट का कभी करेंगे, कभी 2.5 फीट का करेंगे, 1 फीट का करेंगे। तो उससे अच्छा बेस्ट है कि आप इक्विपमेंट का यूज़ कर लो। इक्विपमेंट भी लाइट वेट यूज़ करो ताकि वो यूज़ करने में भी आसानी हो, और इतने लेबर आपके बच रहे तो आप भी फार्मिंग कर सकते हो। और मोस्टली हम जो इक्विपमेंट बना रहे हैं वो इतना ईजी टू हैंडल है कि आप जो हमारे घर की महिलाएं भी वो भी यूज़ कर सकती है, 10 साल का बच्चा भी वो यूज़ कर सकता है। उस हिसाब से हमने बनाए हो। अभी मैक्सिमम सुसाइड रेट महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र का फार्मर जो है
वो पल पल मर रहा है। और इतना रेट बढ़ चुका है कि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो उन तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही। तो आपका क्या इसमें सजेशन है कि क्या कर सकते हैं? अभी कैसा क्या है ना कि हमने जब बचपन से देखा, हमारे पापा भी फार्मिंग करते थे, लेकिन उनका एक ही था कि जो कुछ प्रोडक्ट हमें लगाना है उसका पहले मार्केटिंग होना चाहिए। अभी हमारा फार्मर क्या कर रहा है ना, अपने हिसाब से ग्रो कर रहा है। अगर उस एरिया में उसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है फिर भी ग्रो कर रहा है। अगर वो उस एरिया में बिकेगा ही नहीं तो उसको पैसे कैसे मिलेंगे? तो क्या होता है ना, इसमें जो बीच वाली जो मिडलमैन की जो साइकिल है उसकी वजह से फार्मर के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने बोला कि इसके लिए आपको मार्केटिंग डायरेक्ट होना चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट का भी रूल निकाला हुआ है कि डायरेक्ट मार्केटिंग करो, लेकिन फार्मर का जैसे बोलते हैं ना, हम जो पुराने फार्मर थे उनका एक फिक्स रहता है माइंड कि नहीं, हमें प्रोडक्शन कितना भी करो हम मार्केटिंग नहीं कर सकते, हम बोल नहीं सकते हमारे प्रोडक्ट के बारे में। अभी कैसा है ना, अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में आप ही अच्छे से नहीं बताओगे तो आपका प्रोडक्ट का मार्केटिंग दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो ये हमें समझ में आया था। तो मोस्टली जो रेशो रहता है फार्मिंग का कैसा रहता है ना, इसलिए हमने 1 एकड़ का फार्म हमने डेवलप किया। क्या है ना, 1 एकड़ बोले तो सबसे कम रहता है, इसके लिए लेबर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 एकड़ में अगर आप लेबर लगाओगे तो उसका मुनाफा भी इसमें से निकलना चाहिए, ये फार्मर को पता नहीं चल रहा है। और जो हमारे पुराने फार्मर है उनको प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब हम खर्चा कितना कर रहे हैं और उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए वो भी समझ में नहीं आता है। तो ये सब एजेंट जो रहते हैं बीच में वो पूरा इसका डिफाइन करते हैं कि हाँ तेरे को 2 रुपये खर्चा है, मैं 4 रुपये से निकलूंगा, लेकिन खर्चा ही 10 रुपये है, वो उसको कौन बताएगा? तो आपका जो ये 1 एकड़ का फार्म है उसमें आपने गायें रखी है, मैंने देखी, और दूसरे प्राणी भी रखे हैं और प्लांट्स भी उगाए हैं, दूसरे काफ़ी टाइप के आपने वेजिटेबल्स उगाए हैं ऑर्गेनिक तरीके से। तो ये 1 एकड़ में आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है करीबन? अभी 1 एकड़ फार्म से हमें रोज 2000 या 3000 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो मैंने कहा हमें 60,000 मिल रहा है, क्योंकि क्या है ना, अभी हमारी ज़रूरतें भी कम है। मतलब हम भी IT पार्क के पास में रहते हैं लेकिन ज़रूरतें कम है, क्योंकि हमें जो जीने के लिए चाहिए, मतलब मोस्टली खाना चाहिए, वो पूरा हम अपना ही खुद का ग्रो कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक की वजह से हमें हेल्थ का कोई इशू नहीं। मोस्टली हम कैसा है कि हम सभी ने देसी काऊ पाली हुई है, हमारे पास गिर, साहिवाल, थारपारकर इस टाइप की गाय रहती है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा कमर्शियल है। अगर ठीक है गौ सेवा वगैरह हम कर रहे, अभी गाय जो संभाल रहे हम उसके लिए गौ सेवा ही कर रहे, लेकिन उस गाय से भी हमें मुनाफा मिलना चाहिए। ताकि मैं एक गाय के लिए अगर 200 रुपया खर्चा कर रहा हूँ तो कम से कम मुझे उसमें से 500 रुपया तो मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर हम पूरा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मोस्टली क्या है, अभी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी रहता है, डायरेक्ट मार्केटिंग का पॉलिसी जो है उसमें हमारा ही नाम है, मतलब ये पॉलिसी भी हमारी वजह से आई हुई है। तो जो चीज़ें अच्छी है फार्मर के लिए उसका तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली क्या है ना, गवर्नमेंट जो ये देते हैं हमें कि फार्मर के लिए लोन माफ वगैरह, तो उसमें क्या हो रहा है ना कि फार्मर को थोड़ा सा उसने आलसी बना दिया। लोग क्या करते हैं, कर्जा निकलते, प्रोडक्शन करते बहुत ज़्यादा, पता भी नहीं वो सेल होने वाला है या नहीं, और वो बेचा ना बेचा उसमें प्रॉफिट ना मिला तो क्या कर रहे हैं ना, फिर बोल रहे हैं नहीं हम जो हमने बैंक से लोन लिया वो हम नहीं चुकाएंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं मिला। तो जैसे जैसे क्या होता है ना, गवर्नमेंट कर्ज माफी वगैरह करते जाता है ना, तो फार्मर को वही आदत लगती। अभी हमारे जो अभिनव फार्मर्स क्लब के फार्मर है ना, किसी ने भी कर्ज माफी वगैरह में नाम नहीं दिया, क्योंकि सबको अच्छे से पैसे मिल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से कमा रहे। क्योंकि 60,000 बोल तो काफ़ी अच्छी बात है, बोले तो हमारा 7 लाख रुपए हमें साल के मिल रहे, साल के हमें 7 लाख रुपीज़ मिल रहे हैं, तो उसमें से पूरा खर्चा वगैरह जाके हमें बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के जिसमें जो पॉलिसी अभी कंट्रोल फार्मिंग में वगैरह जो पॉलिसी निकल रहा है वो अच्छी बात है, ताकि कंट्रोल फार्मिंग में खर्चा उतना आ रहा है। तो जितनी पॉलिसी, मतलब हम तो यही सोचते हैं कि पॉलिसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, अपना खुद का ही ग्रो करो, खुद डायरेक्ट सेलिंग करो, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। किसान और युवक के लिए आपका क्या मैसेज है? अभी किसानों के लिए तो यही कि आपका जो न्यू जनरेशन है उनको फार्मिंग में लाइए, क्योंकि फार्मिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। क्योंकि इसमें क्या है ना, कंपटीशन कुछ भी नहीं। अभी हमने जब स्टार्ट किया था ना, तो हमें ऐसा लगा था कि नहीं हमारे साथ बहुत लोग आएंगे वगैरह ऐसा, लेकिन क्या है लोग इसकी तरफ मतलब टर्न ही नहीं हो रहे। लेकिन कोविड की वजह से अभी बहुत लोग आ रहे, वो हमारा सिर्फ वो फ़ायदा हुआ हमें कि कोविड की वजह से जो लोग घर पे बैठे थे उनको लगा कि हाँ फार्मिंग में हम कुछ करेंगे, ट्राई तो करेंगे।
ट्राई करने के बाद उनको लगा कि हाँ फार्मिंग में हम कुछ कर सकते हैं, तो वो भी लोग अभी आ रहे हैं। लेकिन किसान के लिए मुझे वही बताना है कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर का डॉक्टर। फार्मर के लड़के कभी नहीं बोलते कि फार्मर बनेगा, क्योंकि उनके जो पापा या उनके जो घर के लोग होते हैं वो बोलते तो फार्मिंग मत कर। तो हमें ऐसा सजेशन देना है कि आप एक बार हमारे जैसे फार्मिंग करने के लिए उसको बोलो, क्योंकि क्या है पहले जैसे फार्मिंग था, जैसे हम ट्रेडिशनल बोलते, उसमें काम भी बहुत ज़्यादा था और मुनाफा बहुत कम था, तो वो आप छोड़ दो। अभी जो न्यू जनरेशन के लोग फार्मिंग कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें पता है अगर मैं 10 रुपये डाल रहा हूँ तो मुझे 20 रुपये मिलना ही चाहिए, तभी मैं फार्मिंग करूँगा। क्योंकि मैंने जैसे मेरे पापा फार्मिंग करते थे तभी हमने देखा था कि हमें प्रॉफिट तो मिल रहा है फार्मिंग से, तो अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं क्यों ना आऊँ। अगर मैं आया तो मेरे साथ और भी लड़के आए, क्योंकि उनमें से कोई आगे आएगा तो वो करेंगे। जैसे मेरे पापा ने अगर लड़कों को बोला कि नहीं तू भी फार्मिंग कर ले, तो वो बोलेगा नहीं हम आपके जनरेशन में ठीक था, आपके तरफ फार्मिंग ही करते थे सभी लोग, तो आप कर सकते हो। लेकिन न्यू जनरेशन कौन कर रहा है? अभी मैं कर रहा हूँ तो लोग बोलते हैं नहीं कुछ होगा इसमें तभी ये कर रहा है, नहीं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके फार्मिंग का वैसे कोई ये है नहीं। लेकिन तभी से मैंने सोचा था कि नहीं फार्मिंग में हमें करियर तो फार्मिंग में ही करना है, क्योंकि हमने बहुत फार्मर से भी मिले, बहुत लोगों को मिले, बहुत इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन से भी मिले, वो सभी उनका कहना एक ही था कि फार्मिंग से बेस्ट बिजनेस कोई भी नहीं। क्योंकि हम 24-24 घंटा काम करते हैं ना, हेल्थ भी सब पूरा हमें प्रॉब्लम है। आप फार्मिंग में है तो आपका हेल्थ भी अच्छा है, आपको सेटिस्फाई है, आपको पता है कि रात को सोते ही आपको नींद आ रही है। हमें वैसा प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। तो न्यू जनरेशन के लिए अभी अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, मतलब फार्मिंग में भी इक्विपमेंट की चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग के लिए भी न्यू जनरेशन, क्योंकि क्या है ना हमें थोड़ा सा मार्केटिंग के लिए टेक्निक पता रहती है कि जो हमारा क्राउड रहता है उनको अपनी तरफ कैसे खींचे, तो वो थोड़ा न्यू जनरेशन के टाइप में रहता है। थोड़ा सा थिंकिंग हमारा अलग है, थोड़ा स्मार्ट वर्क हम करते हैं। तो वो यही मेरा जो न्यू लड़के या न्यू जनरेशन यूथ है हमारे, उनके लिए यही कहना है कि आप भी फार्मिंग में आओ। फार्मिंग में आपका बहुत अच्छे से आप और खुद बिजनेसमैन है हम, हमें किसी के बर्डन की ज़रूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं और अपने हिसाब से पूरा हमारा इंडस्ट्री हम चला रहे। मतलब अगर फार्मिंग को अपनी इंडस्ट्री या बिजनेस के थ्रू आपने देखा तो उसमें बेस्ट आपको डे दिखेंगे। तो यही जो न्यू जनरेशन है, और क्या है ना कि हमारा जो इंडिया है एग्रीकल्चर बोले तो हम सबसे अच्छा बिजनेस बोलते हैं उसको, या फिर हम जो फार्मर को बोलते हैं कि फार्मर बोले तो किंग। तो किंग, अगर किंग को किंग करना है तो न्यू यूथ को इसमें आना पड़ेगा, तभी फार्मर किंग होगा। तो यही मेरा पूरे जो न्यू यूथ है उनको भी यही कहना है, और हमारे जो फार्मर है उनके लिए भी मेरा यही कहना है। थैंक यू। थैंक यू।